से पैसे मांगती रही, फिर दोपहर को अचानक गायब हो गई। उसके बाद अगले दिन फिर सुबह सुबह बस स्टॉप पर आ गई और पिछले दिन की ही तरह लोगों से भीख मांगने लगी। ऐसा उस बस स्टॉप पर अक्सर होने लगा। एक दिन अशोक कुमार नाम के एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर उस बस स्टॉप पर आए। वो लड़की उस दिन भी उसी तरह भीख मांग रही थी। उस दिन उसे कोई भीख नहीं दे रहा था। चल चल चली जा यहाँ से। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है जो रोज रोज चली आती है भीख मांगने, भिखमंगी कहीं की। उस आदमी ने देखा कि और लोगों ने भी उस लड़की को दुत्कार कर भगा दिया। अशोक जी ये सब देख रहे थे। न जाने क्यों उनके मन में इस लड़की के प्रति दया उमड़ रही थी। उस दिन उस लड़की के पास काफी कम पैसे जमा हुए थे। अभी वो पैसे लेकर वहां से जाने के लिए निकली ही थी कि अचानक वहां पड़े पत्थर से उसे ठोकर लगी और जो भी थोड़े बहुत पैसे उस दिन उसके पास जमा हुए थे वो भी उसके हाथों से छिटक कर नाली में जा गिरे। उस लड़की ने पहले तो अपने पैसों को बहुत खोजा, मगर जब वो नहीं मिले तो आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगी। ये देखकर अशोक जी से रहा नहीं गया। वो उस लड़की के पास आए और उससे कहा, नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं है। फिर उन्होंने सोचा, इसे कुछ पैसे दे देता हूं, लेकिन कहीं अगर ये किसी भीख मांगने वाली गिरोह से हुई तो, जो बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, या ये भी हो सकता है कि इन पैसों से ये नशा करे। इस तरह पैसे मांगकर नशा करना इन जैसे बच्चों की आम बात है। ये सब सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, ये बताओ कि पैसे लेकर तुम क्या करोगी? इन पैसों का मैं खाना खरीदूंगी बाबूजी। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही? चलो फिर मैं तुम्हें खाना ही खरीद देता हूं। इसके बाद अशोक जी उसे खाना खरीद कर देते हैं। खाना लेकर वह लड़की वहां से चली जाती है। कहीं ये खाना फेंक कर फिर से भीख मांगने ना आ जाए, इसलिए कुछ देर यहीं रुक कर देखता हूं। अशोक जी काफी देर तक वहां रुके रहे, मगर वो लड़की फिर नहीं आई। अशोक जी भी वहां से चले गए। अगले दिन जब अशोक जी फिर से उस बस स्टॉप पर आए तो उन्हें फिर से वही लड़की दिखी जो लोगों से भीख मांग रही थी। उस दिन भी अशोक जी ने उसे खाना खरीद कर दे दिया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक आध बार तो अशोक जी खुद भी अपने घर से खाना लाकर उस लड़की को दे देते थे। एक दिन जब अशोक जी ने उस लड़की को खाना दिया तब उनके मन में एक बात आई, आखिर ये लड़की है कौन, और क्या ये सिर्फ रोज खाने के लिए ही भीख मांगती है? और अगर ये खाने के लिए ही भीख मांगती है तो फिर ये खाना खाती क्यों नहीं, लेकर कहां जाती है? ये सोचकर अशोक जी चुपके से उस लड़की का पीछा करने लगे। वो लड़की वहां से निकलकर बस स्टॉप के पीछे बनी झुग्गी झोपड़ियों में जाने लगी। वो कभी इस गली में घुसती तो कभी उस गली में। हालांकि अशोक जी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे, मगर एक गली में घुसकर वो लड़की गायब हो गई। धत तेरे की, इतनी मेहनत के बाद भी पता नहीं चल पाया। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इस बात से पर्दा उठा ही लूंगा मैं। अगले दिन अशोक जी उस लड़की को देने के लिए घर से ही बना खाना लाते हैं। ले बेटा, खाना खा ले। आज तू यहीं बैठकर क्यों नहीं खा लेती? वो बाबूजी, वो मैं खा लूंगी आराम से, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर यहीं खा ले। देखो अभी खाना गर्म भी है, बाद में ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं घर जाकर आराम से खा लूंगी बाबूजी, आप चिंता न कीजिए। इतना कहकर लड़की वहां से जल्दी जल्दी जाने लगी। आज तो मैं भी पता लगा कर ही रहूंगा कि ये लड़की आखिर इस खाने का करती क्या है। इतना सोचकर अशोक जी भी तेजी से उस लड़की का पीछा करने लगते हैं।
वो लड़की फिर से झुग्गी बस्तियों की तरफ मुड़ती है और उन्हीं घुमावदार गलियों से गुजर कर जाने लगती है। आज अशोक जी ने भी ठान लिया था कि वो भी पता लगाकर ही रहेंगे कि ये लड़की आखिर जाती कहाँ है। लड़की कई गलियों को पार करने के बाद एक टूटी फूटी झोपड़ी में घुस जाती है। अशोक जी भी उसका पीछा करते हुए उस झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं और वहां की टूटी खिड़की से झोपड़ी के अंदर झांक कर देखने लगते हैं। झोपड़ी के अंदर सामान के नाम पर 2-4 बर्तन, कुछ गंदे कपड़े और 2 स्कूल के बैग पड़े हुए थे। अंदर एक टूटी हुई चारपाई पर एक औरत लेटी हुई थी। शक्ल से वो काफी बीमार लग रही थी। उसके पैरों के पास जमीन पर 7-8 साल का एक लड़का बैठा हुआ था। लड़की जब खाना लेकर अंदर घुसी तब उस लड़के ने कहा, माँ दीदी खाना लेकर आ गई। चारपाई पर पड़ी उनकी माँ भी किसी तरह उठकर बैठ गई और बोली, हाय, कैसी किस्मत है मेरी। तेरे बापू का सपना था अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, मगर उनके जाने के बाद पढ़ाना तो दूर, मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाती। 2 रोटी के लिए मेरी बच्ची को ना जाने कहां कहां भटकना पड़ता है और ना जाने कितने लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना भला है। कहते कहते उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत मां, बस तू ठीक हो जा। भगवान ने चाहा तो मैं और बबलू एक दिन फिर से स्कूल जाना शुरू कर देंगे। तू खाना खा और फिर अपनी दवाइयां खा, नहीं तो तेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। फिर वो लड़की अपने हाथों से अपनी माँ और भाई को खाना खिलाने लगती है। ये देखकर बाहर खड़े अशोक जी की आंखें भर आती हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पाते और झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। उसे देखते ही लड़की अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है, बाबूजी आप? मैं सब कुछ समझ गया हूं बेटा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तभी उनकी नजर वहां पड़े स्कूल बैग पर पड़ती है। अरे वाह, तुम लोग स्कूल भी जाते हो? जाते थे, मगर अब छोड़ दिया है बाबूजी। क्यों? पढ़ाई छोड़ने का दुख नहीं हुआ तुम्हें? दुख तो बहुत हुआ था बाबूजी, मगर जब से माँ बीमार पड़ी घर में एक पैसा भी नहीं बचा था। घर में जितनी भी जमा पूंजी थी सब माँ की दवाइयों में खर्च हो गए। 2 दिन हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। खाली पेट माँ की दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी। तब मजबूर होकर मुझे काम की तलाश में स्कूल छोड़ना पड़ा, मगर मेरी उम्र देखकर कोई मुझे काम देने को भी तैयार नहीं हुआ। तब मजबूरी में मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा, भीख मांगने का। ये पेट की आग जो न करवाए बाबूजी। मैं आज ही तुम्हारी माँ का दाखिला अस्पताल में करवा देता हूं। देखना, कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगी और फिर तुम और तुम्हारा भाई कल से स्कूल जाएंगे। पैसों की तुम चिंता न करना। अशोक जी की बातें सुनकर उन तीनों के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है।